मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो मुझे कमेंट किया था रितेश सावले सर ने और भी वैशाली मैम ने ही बोला था मुझे पर्सनली कि 4th यूनिट का वीडियो बना दीजिए। तो 4th यूनिट का मैंने देखी काफ़ी बड़ी वीडियो है, बट मैंने कोशिश करी है कि उसको शॉर्ट में मतलब आपको जितना समझा पाऊँ उतना टेबल बना बना के करूँ। मैंने बहुत सिर दुख रहा है अब तो सही में टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में, ठीक है। सर्च वगैरह करना पड़ता है बहुत सारा यहाँ वहाँ से, बट ठीक है। आप लोगों का कल ही पेपर है, थोड़ा एक आधे दिन का गैप भी होता है तो मैं अच्छे आप लोगों की तैयारी करवा देती। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट जो यूनिट 4 थे, यूनिट 4 में आपका फर्स्ट ये भैया मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, राइट। मतलब जो शिक्षण विधियाँ हैं पर्यावरण अधिगम के लिए, राइट। तो उसमें आप लोगों को देखिए 3 शिक्षण विधियाँ दी हैं मेनली, ठीक है। अगर आपके सिलेबस को देखा जाए तो उसमें प्रत्यक्ष विधि दी है, समन्वित विधि दी है और एक दी है अनायास दृष्टिकोण, दैट इज़ द इंसिडेंटल अप्रोच, ठीक है। बिल्कुल ऊपरी तौर पे मैं आपको बताऊं इसमें तो भैया देखो, प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष वो होता है जब आप उस विषय को अकेला पढ़ते हो, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन अपन एक स्पेशली एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट का एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रत्यक्ष किसी एक क्या बोल सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ना ही हम प्रत्यक्ष उपागम बोलते हैं, राइट। समन्वित उपागम या विषयक बहुविषयक दृष्टिकोण, दैट मीन्स आप इन्वायरमेंट को, दैट इज़ पर्यावरण को आप किसी अन्य विषय के साथ पढ़ रहे हो, जैसे आप भूगोल के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर किसी और विषय के साथ पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में पढ़ रहे हो आप पर्यावरण को, ठीक है। बायोलॉजी में भी होती है जैव विविधता वगैरह, ठीक है। और ये जो अनायास दृष्टिकोण होता है, इंसिडेंटल जो होता है, उसमें हम जो दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक कार्य जब हमको पर्यावरण संबंधित, जैसे अगर कोई इन्वायरमेंटल डे हो गया है, ठीक है, अपन पता मतलब वृक्षारोपण करते हैं या फिर कुछ भूकंप आ गया है वगैरह, जो भी इंसिडेंटली जो हमको शिक्षा मिलती है तो वो आती है इंसिडेंटल अप्रोच में, राइट। ये ऊपर ऊपर का हो गया है। अब मैं आपको इसको थोड़ा बहुत डीप में बता देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्यक्ष अप्रोच या फिर हमको बोल सकते हैं विशेषीकृत दृष्टिकोण जो होता है, तो विशेष रूप से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम और विषय सामग्री का उपयोग करके सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है मेनली देखा जाए तो इसमें हमारा अध्ययन कैसा होता है भैया, गहन अध्ययन होगा। हम एक पर्टिकुलर विषय को पढ़ रहे हैं तो गहन और व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। व्यवस्थित भी होता है, क्यों व्यवस्थित होता है, पहले अपन परिभाषा पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, उपयोगिता पढ़ते हैं, सीमाएं पढ़ते हैं, एक व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं ना इस सब्जेक्ट को, ठीक है। शिक्षण सामग्री की बात करें तो इसमें हम पुस्तकें हो सकती हैं, शोध पत्र हो सकते हैं, विशेषीकृत अध्ययन सामग्री हो सकती हैं, ठीक है। शिक्षण विधियाँ आप इसमें व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकते हो पढ़ाने में, मतलब ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपन पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। परियोजना कार्य वगैरह एक प्रोजेक्ट दे सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होगा, विषय पर गहन ज्ञान होगा, ठीक है। सीमा क्या हो सकती है, सीमित दृष्टिकोण है। सीमित दृष्टिकोण है मतलब कुल मिला के ये है कि अन्य विषयों के साथ हम उसका संबंध स्थापित करने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं। अभी मैं आपको खड़ा करके बोल दूँ कि आप मुझे बताओ कि क्या बोल सकते हैं नागरिक शास्त्र में इन्वायरमेंट का समवाय क्या है, तो एकदम से अपन इतना संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे वन्यजीव संरक्षण पर एक विशेष पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, उसी पर्टिकुलर से रिलेटेड है तो हम उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी अन्य विषय के थ्रू नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है समन्वित या फिर बहुविषयक दृष्टिकोण, तो इसमें पर्यावरणीय शिक्षा को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाता है, ऐसा आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। समग्र और बहुविषयक समझ विकसित होगी, ऑब्वियस सी बात है, समग्र होगी, ठीक है। समग्र मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से हमारी समझ विकसित होगी, ठीक है। इसमें हम विभिन्न विषयों की बुक्स और सामग्री ले सकते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली हम केस स्टडी वगैरह होगी या फिर परियोजना आधारित कार्य हो गए, समस्या समाधान हो गया, तो हम एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ सकते हैं। जैसे हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करो तो औद्योगिकरण है, तो औद्योगिकरण से क्या पर्यावरण को हानि नहीं पहुँच रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या समस्या समाधान पे भी एक दूसरे विषय को मतलब एक विषय को दूसरे विषय के साथ पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद है विस्तृत दृष्टिकोण और विभिन्न विषयों के साथ संबंध, इससे हमको पता चलता है, ठीक है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, शिक्षण योजना में जटिलता। इसमें कभी कभी क्या होता है, हम मेन विषय को छोड़ के दूसरे विषय पर ही हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मेन विषय वो थोड़ा सा जटिल बन जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें कि भूगोल और रसायन विज्ञान के साथ पर्यावरणीय परिवर्तन का अध्ययन करना,
ठीक है। तो जैसे भूगोल के साथ पर्यावरण का और या फिर रसायन के साथ पर्यावरण का अध्ययन हम करें, ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट रहता है, मतलब मैं बायोलॉजी के साथ पर्यावरण को ज़्यादा जोड़ती हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो इसमें भी आपको करना हो, ठीक है। अनायास दृष्टिकोण, दैट इज़ द इंसिडेंटल अप्रोच, मीन्स दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा भैया, हमको वास्तविक जीवन के अनुभव से हम सीखेंगे, हम जो चीज़ देख रहे हैं हम उसी लिए हमको को ज्ञान मिला है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस आ गया था तो हमको वायरस के बारे में इतना नहीं पता था ना कि वायरस है क्या, तो काफ़ी लोगों ने सर्च किया फिर उसको कि वायरस जो होता है वो मतलब कड़ी है, बीच की कड़ी है, मतलब अगर वो बॉडी में आएगा तो ही वो लिविंग फॉर्म में रह सकता है, अदरवाइज़ वो नॉन लिविंग है। तो इस प्रकार से हम वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली, तो आकस्मिक रूप से मिली है, राइट। देन क्या क्या कर सकते हैं हम, इससे प्रायोगिक गतिविधि हो गई सकती है, सामुदायिक परियोजना वगैरह हो सकती है, ठीक है। जब हम प्रयोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ देख रहे हैं या सामुदायिक अपन देख रहे हैं तो वो चीज़ें, ठीक है। इसमें नॉर्मली हम लोग मंथन दैट इज़ द ब्रेन स्ट्रोमिंग में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे किसी विषय पे भैया अपन को समस्या निकालनी है, एक होता है वाद विवाद होता है, ठीक है। वाद विवाद में क्या होता है, एक पक्ष पॉजिटिव उसकी चीज़ों की बात करेगा और दूसरा पक्ष उसकी नेगेटिव चीज़ों की बात करेगा और दोनों में वाद विवाद होता है। बट मंथन में क्या होता है, मंथन में हम सहमत होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको इसको सिर्फ तोड़ना ही है, हमको उसके विपरीत ही बोलना है, हम सभी चीज़ों का मतलब विचारों को स्वतंत्र रूप से आने देते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, दैट इज़ दी मंथन, ठीक है। समूह चर्चा हो जाएगी, क्षेत्रीय दौरे हो गए, तो उसके थ्रू हमको क्या होती है, इंसिडेंटल अप्रोचेस पता चलती है, ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान होगा, प्रायोगिक भी वही होता है, प्रयोग के थ्रू जो हमको पता चलता है, ठीक है। इसकी सीमा क्या है भैया, संरचित पाठ्यक्रम की कमी, अब वो पाठ्यक्रम में नहीं है तभी तो हम उसको अनायास पढ़ रहे हैं। संरचित मतलब एक व्यवस्थित संरचना में लिखा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है ना ये, ठीक है। जैसे स्कूल के बगीचे में पौधारोपण, नदी सफाई अभियान, तो हम लोग वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं सीखते हैं, दैट इज़ द इंसिडेंटल अप्रोच, ठीक है। तो ये आ जाएगा, उद्देश्य हो गया अपना, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, शिक्षण सामग्री भी लगभग वही है, ओके, दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें आपके सिलेबस में उठा के देखो, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बौद्धिक मेल के इंटेलेक्चुअल मीट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मीट्स क्या है, देखिए आपका सिलेबस एक मिनट में देख लूँ, हाँ ये मेरे पास आपका सिलेबस खुला हुआ है, उसमें देखो अपन ने फर्स्ट पॉइंट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा समझा रही है ना मैं, डायरेक्ट स्पेशलाइज्ड अप्रोच कर लिया है अपन ने, इंटीग्रेटेड अप्रोच कर लिया अपन ने, और इंसिडेंटल अप्रोच कर लिया है। और फोर्थ उसमें पॉइंट आता है को करिकुलम एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलम, मतलब पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर जो क्रियाएं हैं वो आती है। उसमें सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। एक मिनट मैंने इधर लिखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल मीट्स है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ इसमें देखो द इंटेलेक्चुअल मीट्स होती हैं बौद्धिक, क्या बोलते हैं, बौद्धिक मेल, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल मीट्स का हम देख लेते हैं क्योंकि वही है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क तो आप लोगों को पता ही है ना, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल मीट्स को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी टर्मोलॉजीज़ मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, ठीक है, तो वीडियोस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और अपलोड होते नहीं, एक तो यहाँ मिलता नहीं नेटवर्क, ठीक है। तो बौद्धिक मेल के प्रकार, अगर आपको आता है कि ये बौद्धिक मेल के प्रकार लिखिए तो इसमें आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में ही है। इंटेलेक्चुअल मीट्स जो होती हैं, जैसे सेमिनार्स हो गया, संगोष्ठी हो गया है, ठीक है। सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएँ, समालोचना, समूह चर्चा, वाद विवाद, विशेष व्याख्यान, मंथन, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल मीट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बौद्धिक, हम लोग क्या करते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं बौद्धिक मेल में, ठीक है। बौद्धिक मेल मतलब हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अपने हमारे पास जो भी संज्ञान है उसका हम क्या करते हैं, मिलाप करते हैं, तो इसमें विचारों की स्वतंत्रता रहती है, लगभग मंथन जैसे ही है ये भी, ठीक है। बट बौद्धिक मेल के प्रकार होते हैं अलग अलग, जिस स्तर पे होता है उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे सेमिनार की बात करें, ये एक प्रकार का क्या है, बौद्धिक मेल ही है, ठीक है। बट सेमिनार में होता क्या है, सेमिनार बड़े स्तर पे होता है। अपन बोल सकते हैं क्या कि मेरे घर में सेमिनार रखा है, नॉट पॉसिबल ना। अपने घर में क्या रख सकते हैं हम लोग, समूह चर्चा रख सकते हैं, तो डिपेंड्स करता है। तो सेमिनार क्या होता है, सेमिनार एक संगठित बैठक है जिसमें एक या अधिक वक्ता किसी विशिष्ट विषय पर अपना शोध या विचार प्रस्तुत करते हैं, राइट।
उसका मतलब बड़े लेवल का होता है ये, ठीक है। तो इस पे कोई भी एक या अधिक वक्ता जो होता है विशिष्ट विषय पर अपना शोध या विचार प्रस्तुत करते हैं सेमिनार्स में। देखिए जैसे 2019 में जलवायु परिवर्तन पे आयोजित हुई थी, ठीक है, सेमिनार आयोजित हुआ था जलवायु परिवर्तन पे। तो इस पर अलग अलग शोध जिसने करे उस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। और शोध पत्र में बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, छात्रों और विशेषज्ञों के बीच संवाद का प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से जानकारी का भी जो हो गई आदान प्रदान, ठीक है। संगोष्ठी की बात करें, संगोष्ठी एक वैज्ञानिक और अकादमिक सम्मेलन है, ठीक है, जिसमें विभिन्न वक्ता किसी विषय पर अपने शोध प्रस्तुत करते हैं। इसमें भी सेम वही है, ठीक है। 2018 में हुई थी संगोष्ठी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी सिम्पोजियम, ठीक है। फिर विषय की गहराई से समझ और विचारों का आदान प्रदान इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्यशालाएं, कार्यशाला वर्कशॉप्स, ठीक है। तो कार्यशाला शिक्षण की एक इंटरेक्टिव विधि है जहाँ प्रतिभागियों को विशिष्ट कौशल या तकनीकी सिखाई जाती है। कार्यशाला जो वर्कशॉप होती है उसमें आपको कौशल और तकनीकी बताई जाती है, ठीक है, सिखाई जाती है। इसलिए बोलते हैं कि वर्कशॉप जो होते हैं वो अटेंड करना चाहिए, ठीक है। हमको चीज़ें दिखा कर सिखाते हैं। 2020 में रिसाइकलिंग टेक्निक्स वर्कशॉप लगी थी, इससे हमको व्यवहारिक कौशल मिलता है और हमारा ज्ञान का अनुप्रयोग तो हो गई, ठीक है। फिर आता है हमारा सम्मेलन क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होती है। सम्मेलन एक बड़ी सभा है जहां लोग किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं। जैसे 2022 में नेशनल ग्रीन एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। इससे हमारा व्यापक दृष्टिकोण और नेटवर्किंग बढ़ता है। सम्मेलन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, ठीक है। समूह चर्चा की बात करें, समूह चर्चा नाम से समझ में आ रहा है। समूह चर्चा में प्रतिभागी किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण को साझा करते हैं। 2021 में पॉल्यूशन कंट्रोल ग्रुप डिस्कशन हुआ था। सहयोगी सीख मिलती है। समूह चर्चा है, वाद विवाद नहीं है, तो हमको सहयोगी सीख मिलेगी और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आलोचनात्मक सोच को उससे बढ़ावा मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा वाद विवाद। वाद विवाद आप सबको पता है। तो वाद विवाद क्या है, एक औपचारिक चर्चा है जिसमें दो या अधिक पक्ष किसी विशेष मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जैसे 2017 में ग्लोबल वार्मिंग पे डिबेट हुआ था। इससे हमारी तार्किक सोच होती है और संवाद कौशल को हमारा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। विशेष व्याख्यान की बात कर लें, स्पेशल लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में हम लोग ना बौद्धिक मीट्स पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल मीट्स पढ़ रहे हैं, जिससे हम कैसे अपनी बौद्धिकता को बढ़ा सकते हैं। विशेष व्याख्यान के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। लाइक विशेष व्याख्यान एक विशिष्ट विषय पर विशेषज्ञों द्वारा, विशेष व्याख्यान है तो व्याख्यान कौन देगा, विशेषज्ञ देंगे, ठीक है। जैसे 2016 में स्पेशल लेक्चर ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हुआ था, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी सोच है, हमारा गहन ज्ञान होगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और वो विशेषज्ञ तक पहुंच होगी, क्योंकि वो हमको विशेष कुछ उसके पॉइंट्स बताएगा ना जिस तक हमारी पहुंच होगी, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं मंथन पे। मंथन तो मैं आप लोगों को खैर बता चुकी हूँ, ठीक है, कि मंथन क्या है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभागी नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे की बात तो सुनते हैं, सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक कुछ नया आइडिया निकालते हैं, अलग चीज़ निकालते हैं। दैट इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। 2019 में ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, ये नॉर्मली कार्य जो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, नॉर्मली जो देखा जाए ना तो उस विषय पर होता है जब समस्या समाधान करना होता है। सभी अपने विचार रखते हैं, सभी सोचते हैं, सभी तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है। तो नवाचार और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का देख लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्पेशली हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक समूह क्रियाविधि है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल मीट दैट इज बौद्धिक मेल है, ठीक है, जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए नए और क्रिएटिव विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सभी प्रतिभागी मिलकर किसी प्रकार की आलोचना के विचारों को साझा करते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रकार की आलोचना की जाती है, ठीक है। समस्या समाधान है तो समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं नॉर्मली उसमें, ठीक है। विचारों की स्वतंत्रता रहती है। इस प्रक्रिया में सभी विचारों को स्वागत किया जाता है, चाहे वो कितने भी असामान्य और अजीब क्यों ना हो, सबको सुना तो जाता है। इसका उद्देश्य नए और अनोखे विचारों को प्रोत्साहित करना होता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब आप सोचो कि आप एक दिन में सब कुछ मैं आपको समझा दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। आई कैन टीच यू बेटर, मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ, बट आप लोगों के पास इतना समय नहीं है अभी, ठीक है। कल पेपर है आप लोगों का,
सो जो मेरे जूनियर्स हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मतलब जो जूनियर्स हैं, क्या मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना दूँगी, बट आप लोगों के लिए तो मैं इसी स्पीड से बना सकती हूँ, ठीक है। बट अदरवाइज़ आपका कंप्लीट नहीं होने वाला ये, ठीक है। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उतना आप समझिए इसके थ्रू, ठीक है। तो समूह सहभागिता होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आमतौर पर एक समूह में किया जाता है जहाँ सभी सदस्य अपनी अपनी राय और विचार साझा करते हैं। विश्लेषण के बाद प्रक्रिया होती है, ठीक है। पूरे विचारों को सुनने, उनके विश्लेषण और उनका चयन करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान केवल विचारों को उत्पन्न करने के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या रखी है आपके सामने, कितने ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा विचारों का निर्माण। वही एक दूसरे के विचारों को प्रेरित कर सकता है जिससे एक श्रृंखला बनती है और नए दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। जैसे कभी कभी अपन सोचते हैं ना कि अपन एक प्लानिंग बनाना है, प्लान करना है कुछ, तो कोई बोलता है अपन ऐसा आइडियाज़ जो सोचते हैं, क्या ऐसा भी कर सकते हैं। फिर अपन मतलब और दूसरे कह रहे उस दिन तो छुट्टी है, ऐसा भी कर सकते हैं, तो बोले छुट्टी है तो अपन यह कर सकते हैं। तो अलग अलग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ठीक है। वेयर आर वी, हाँ। तो उदाहरण के लिए जैसे एक टीम को पर्यावरण शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ, पाठ्यक्रम विकसित करना है नया, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है ना, सभी के विचार अलग होना चाहिए। तो वे ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में भाग लेकर विभिन्न विचारों जैसे शैक्षिक गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम सामग्री, सामुदायिक सहभागिता के बारे में सभी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इससे नॉर्मली हमारा मेन जो मोटो है वो विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस का निर्माण करना है कि हमारी समस्या के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का उद्देश्य सभी संभावित विचारों को बाहर लाना है जिससे सभी प्रतिभाशाली और व्यवहारिक विषयों को बाद में चुना जा सके, ठीक है। कुछ ऑप्शंस होते हैं कि अगर ये फेल हो जाए तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाए तो फिर हम ये कर सकते हैं। तो देयर शुड बी एन ऑप्शन बी प्लान, ठीक है, प्लान बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं भैया, आपके इसमें ही था थर्ड पॉइंट, देखिए आपका पास सिलेबस खुला होगा, फील्ड आउटरीच एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, ठीक है। फील्ड आउटरीच और विस्तार गतिविधियाँ जिसको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सीधी भाषा में आपको समझाऊँ, फील्ड आउटरीच क्या समझ में आता है, कहीं जाके आप जो उस चीज़ को देखते हो, प्रत्यक्ष रूप से जो आप फील्ड आउटरीच करते हो। नॉर्मली जब हम PhD वगैरह करते हैं तो हम फील्ड आउटरीच करते हैं, देखते हैं वहाँ जाके कि वहाँ पर एक्चुअल में कंडीशन क्या है, ठीक है। और विस्तार गतिविधियों में एक लॉन्ग योजना बनाई जाती है, तब उसका जब ऊपरी तौर पर जब हम पूरा आकलन करते हैं, ठीक है, वहाँ जाके नहीं करते हैं, ऊपरी तौर पर जितना आकलन करते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद, दैट इज़ द विस्तार गतिविधियाँ। उसको और अच्छे समझो। फील्ड आउटरीच तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके क्योंकि आप लोग। सो फील्ड आउटरीच का मुख्य उद्देश्य समुदाय के भीतर जाकर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता प्रदान करना है या शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। यह लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सीधा अनुभव और जानकारी देता है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो स्थानीय क्षेत्रों में कार्य हो गया, ठीक है। नॉर्मली जो हो सकते हैं कहाँ पे आयोजित करते हैं हम लोग, स्थानीय क्षेत्र हो गए, गांव हो गए, ठीक है। वर्ग या वर्कशॉप्स हो गई हैं, ठीक है। स्कूल में, कॉलेज में, सामुदायिक केंद्रों में हम लोग वर्कशॉप्स आयोजित कर सकते हैं या सीधे संपर्क कर सकते हैं स्थानीय लोगों से, नेताओं से, विशेष व्यक्तियों से वहाँ के, तो इसको बोलते हैं फील्ड आउटरीच, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे एक गांव में जल प्रदूषण पर वर्कशॉप आयोजित करना, स्कूल में पर्यावरणीय खेल प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आती है विस्तार गतिविधियाँ क्या होती है। विस्तार गतिविधियाँ लंबे समय तक चलने वाले दीर्घकालीन विकास के लक्ष्यों के साथ होती है। यह समुदाय को स्थायी परिवर्तन और विकास की दिशा में मार्गदर्शित करती है। आया थोड़ा बहुत समझ में, ठीक है। इसमें विस्तृत परियोजनाएं होती हैं, ठीक है। देखा जाए तो यह गतिविधियां आमतौर पर बड़े पैमाने पर और दीर्घकालीन परियोजना के रूप में आयोजित की जाती है। जैसे कोई डैम वगैरह बनाना होता है तो विस्तृत परियोजनाएं जब होती हैं तब हम विस्तार गतिविधियों का देखते हैं, एक लेते हैं मुआवजा वहाँ का कि वहाँ पे किस किस प्रकार की कंडीशंस है, वहाँ पे हम लोग कैसे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों में हम विस्तार गतिविधियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें संसाधन समर्थन की बात करें तो इसमें प्रशिक्षण, सलाह, तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ताकि समुदाय स्वयं से स्थायी समाधान खोज सकें और समुदाय और संगठनों के साथ सहयोग, तो ये वही मिलजुल के कार्य करने वाला। जैसे अगर हम बात करें दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन योजना के तहत समुदाय को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना, ठीक है। तो आपकी दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन तो बहुत दीर्घकालीन परियोजना है, तो उसमें आप क्या करोगे, जो समुदाय है उसको प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान कर दोगे जिससे कि वो उसको
उसमें वो खुद भी अपना हेल्प कर सकें। ठीक है, इस स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसान समूह को तकनीकी सहायता देना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे हमको स्वच्छता का अभियान चलाना है, तो स्वच्छता अभियान के लिए हम लोग मेनली जो है बहुत बड़ा अभियान है, विस्तार है। ठीक है, तो हमने जैसे अभी जो चला रहे हैं गाड़ियाँ, इसमें सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने घर घर तक पहुँचा दी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, विस्तार गतिविधियाँ ही हैं। ठीक है, वहाँ एक एक घर जाकर हमेशा रोज़ जाके आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये विस्तार गतिविधियाँ जो होती हैं वो किसी बड़े उद्देश्य को लेकर की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए हाँ, ये देखिए उसके बाद मैंने जितने भी आपके पॉइंट्स थे ना, शुरू के पॉइंट्स, जैसे परियोजना कार्य, बौद्धिक मेल, फील्ड आउटरीच, विस्तार गतिविधियाँ, इको क्लब्स, यहाँ पे पढ़ रही होते हैं, ये पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, तो उनकी एक सारणी मैंने बनाई है कि भैया ऊपर उसको देख लो। आधा घंटा मतलब 20 मिनट हुए हैं, मैंने आधे घंटे का टारगेट रखा था कि ये यूनिट को अपने को ख़त्म करना है। ठीक है, 10 मिनट बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। देखो बौद्धिक मेल यहाँ मैंने लिखा है, वाह, सब एक तो टाइप करने में इधर उधर हो जाता है सब। ठीक है, तो बौद्धिक मेल क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे छात्रों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। उन्हें पर्यावरण समस्याओं का सामना करने और समाधान में सक्षम बनाते हैं। तो बौद्धिक मेल समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कोई एग्जाम्पल दो बौद्धिक मेल का, तो क्या क्या दोगे आप, सेमिनार हो गया, ठीक है, वर्कशॉप्स हो गई है, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हो गए हैं, समूह क्या बोल सकते हैं, चर्चा हो गई है, डिबेट्स हो गए हैं, वाद विवाद हो गए हैं। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोमिंग हो गई है, स्पेशल लेक्चर्स हो गए हैं। तो ये सब क्या है, हमारे बौद्धिक मेल है। ठीक है, आदान प्रदान होना है ना, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक, अब देखो आपकी हेडिंग थी भैया मेरे ये सह पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। अब उनकी हेडिंग्स को मैं इसमें बता रही हूँ। पहले बताऊँगी विवरण, मतलब वो किसको बोलते हैं, उदाहरण दूंगी, लाभ बताऊंगी, चुनौतियाँ क्या हैं, आवश्यक संसाधन हम किसका यूज़ कर सकते हैं, और मूल्यांकन के तरीके क्या हैं। ठीक, कुछ भी आता है इसमें से तो एक आधी तो आप उठा के लिख सकते हो। क्लियर है। सबसे पहले आएगा परियोजना कार्य। मेरे को बताओ, प्रोजेक्ट बनाए होंगे ज़िंदगी में, अभी तक बनाए होंगे ना। ठीक है, तो परियोजना कार्य में क्या होता है, विषय विशेष पर छात्रों द्वारा किया गया विस्तृत कार्य। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन पर किया गया कोई कार्य। लाभ क्या होगा, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, गहन अध्ययन होता है, अनुसंधान, कौशल विकास होता है। ठीक है, चुनौतियाँ देखें तो समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यक संसाधन आप पुस्तकों से कुछ ले लेते हो या फिर इंटरनेट उपकरणों का यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट बनाने में। मूल्यांकन कैसे करोगे आप, जो आपकी रिपोर्ट है या फिर जैसे आपने प्रस्तुति करी उस हिसाब से आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। बौद्धिक मेल की बात करें तो बौद्धिक मेल तो ये मैंने ऐसे लिख दिया पूरा, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं वगैरह जो भी मैंने पढ़ी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की पर्यावरणीय मुद्दों पर हम कोई संगोष्ठी कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है। बौद्धिक मेल से क्या होगा, बौद्धिक मेल से ज्ञान का विस्तार होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और इसमें कठिनाई काय में होगी भैया, वक्ताओं के चयन में, आयोजन में कठिनाई, ये तो वैसे कुछ कठिनाई है नहीं। ठीक है, ये क्या है, आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो। तो बौद्धिक मेल, खैर ये तो मैंने कुछ पागल जैसा लिख दिया है, एक मिनट, ऊपर का पॉइंट्स नहीं दिख रहे ना। आवश्यक संसाधन, इसमें क्या लगेगा अपने को, सभा स्थल लगेगा, मतलब जहाँ पे भी आपको बौद्धिक मेल करना है तो कुछ स्थल लगेगा, कोई बोलने वाला लगेगा, संसाधन सामग्रियाँ लगेंगी। ठीक है, मूल्यांकन कैसे करोगे, बौद्धिक मेल का मूल्यांकन प्रतिक्रिया से किया जा सकता है कि सामने वाले ने आपको सुना तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है, फीडबैक दे सकते हैं, या सहभागिता के थ्रू हो सकता है मूल्यांकन। ठीक है, फील्ड आउटरीच अपन लोग पढ़ चुके हैं। विस्तार गतिविधियाँ, ये किसी लिए क्या है, ये अभी हमने पढ़ा ना, तो समुदाय में जाकर पर्यावरण जागरूकता का फैलाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कचरा प्रबंधन जागरूकता अभियान है ना, तो इसमें आप फील्ड आउटरीच भी कर सकते हो, वहाँ पे बहुत कचरा है, उसके बाद विस्तार गतिविधियाँ बना सकते हो। ठीक है, फिर है वास्तविक जीवन में पर्यावरण समस्याओं की समझ होगी इससे हमको। ठीक है, इससे नॉर्मली जनसंपर्क में कठिनाई होगी, आप हर जगह जाके नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमको क्या है, वाहन चाहिए, उपकरण चाहिए, प्रचार की सामग्री चाहिए अगर आप फील्ड आउटरीच कर रहे हो। ठीक है, और इसका मूल्यांकन कैसे होगा, उसका प्रभाव कि क्या प्रभाव हुआ। ठीक
ठीक है, या फिर उसमें कितनी सहभागिता हुई, उससे उसका अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। इको क्लब्स क्या होते हैं? एक्चुअली में इको क्लब से ना नॉर्मली मान के चलो कि इको क्लब भैया एक रूम है और उस रूम में हमने अलग अलग समूह को कर लिया है, मतलब हमारे सदस्य बहुत सारे हैं और सभी जो है एक विशिष्ट विषय पर कार्य करते हैं। चूँकि इसका नाम इको क्लब है, दैट इज़ वो पर्यावरणीय शिक्षा की मतलब उसकी जानकारी, उसकी समस्या समाधान, उससे संबंधित चर्चा वगैरह जो है ये समूह द्वारा नेतृत्व की जाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इको क्लब। इसमें छात्रों का समूह जो पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए वृक्षारोपण अभियान, तो वृक्षारोपण अभियान जो इको क्लब ने चलाया भैया अभियान, वृक्षारोपण अभियान, ठीक है, इससे क्या होगा? नेतृत्व कौशल बढ़ेगा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का अनुभव होगा हमको। जो हम एक दूसरे से बातें करेंगे कि वहाँ ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो अपने में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। और इसमें नॉर्मली क्या चुनौती हो सकती है? सदस्यता बनाए रखना, ठीक है, और सक्रिय भागीदारी। कभी कभी ये लोग वो सुस्त पड़ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या सामग्री लग सकती है हमको इसमें क्लब की सामग्रियाँ लग सकती हैं, ठीक है, स्थान लग सकता है, ठीक। और आप इसका मूल्यांकन कैसे करोगे? आप सदस्य की मतलब सदस्य की गतिविधि तो नहीं, आप एक रिपोर्ट हो सकती है आपकी, ठीक है, ये बैठक की रिपोर्ट्स वगैरह हो सकती हैं, तो वो इसके मूल्यांकन हो सकता है। ज्वलंत परिस्थितियों का समस्या और संबंधित समस्या समाधान गतिविधियाँ। एक्चुअली में ज्वलंत परिस्थितियाँ वो होती हैं जो चल रही है, ज्वलंत है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गई, जैव विविधता पर संकट हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया। कभी कभी ये नहीं ज्वलंत मुद्दे हैं, ये तो चल ही रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो ये ज्वलंत परिस्थितियाँ हैं। छात्रों को समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। एक्चुअली में ज्वलंत अभी भी इसलिए हैं क्योंकि इनका हम लोग समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम लोग उस चीज़ पे जीत नहीं पाए हैं, मतलब वो चल रही है अभी वो प्रक्रिया, राइट। तो दे आर द ज्वलंत परिस्थितियाँ, ठीक है। जैसे जल प्रदूषण समाधान की खोज करना, तो आपको पता तो है उसको कैसे करना है, बट अभी भी उस स्तर तक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ज्वलंत परिस्थिति है, ठीक है। इसमें हमारा समस्या समाधान और कौशल समन्वय का विकास होता है, ठीक है। इसमें और चुनौतियाँ देखें तो समय सीमा का पालन या फिर जटिल समस्याएं जो होती है नहीं सॉल्व हो पाती है, सभी समर्थन की प्रॉब्लम हो सकती है। सभी लोगों को बोला है कि तुम क्यों मतलब नदियों में ये बहा रहे हो अपना पूजा पाठ का सामान, ठीक है, वो सब प्रदूषण कर रहा है ना, बट समर्थन ही नहीं मिलता है। सभी की अपनी अपनी धार्मिक नीतियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें हमको संसाधनों संदर्भ सामग्री की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। और इसका अपन मूल्यांकन कैसे करोगे? कोई समाधान निकला है या नहीं, कोई रिपोर्ट है या नहीं, कोई निष्कर्ष है या नहीं, तो इस हिसाब से अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपका ये टॉपिक था प्रश्नोत्तरी, पोस्टर बनाना, मॉडल बनाना, ठीक है। तो जैसे पोस्टर आप लोगों ने बनाया होगा, मॉडल बनाया होगा, ठीक है, प्रदर्शनी बनाई होगी कुछ, तो उससे क्या होता है? छात्रों द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी, ठीक है, सामग्री प्रदर्शनी, हम तैयारी करते हैं ना इस चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे पोस्टर प्रतियोगिता हो गई, हरित गृह प्रभाव को बताइए, ये रचनात्मकता और टीम वर्क को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें हमारी सामग्री की गुणवत्ता सीमित हो और समय प्रबंधन जो होता है वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसमें जो है कागज़, रंग, पोस्टर, ये सब आवश्यक सामग्री हैं। और इसका मूल्यांकन नॉर्मली कैसे करेंगे हम लोग कि भाई कौन विजेता है, ठीक है, या प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगी अपनी व्याख्या जो इन सब की मैंने लिख दी है, ठीक है। इको क्लब्स की उपयोगिता मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, वो तो वही लिखी हुई है। इको क्लब्स में आपको बता चुकी हूँ ना क्या होते हैं। तो इको क्लब्स की उपयोगिता देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आया है इसलिए बता रही हूँ कि इसका काम क्या है। इको क्लब्स में वही बताया ना कि इको क्लब्स क्या होते हैं? समूह में पर्यावरण के लिए कार्य करना, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरणीय जागरूकता या पर्यावरणीय शिक्षा के विस्तार हेतु कार्य किया जाता है समूह में, ठीक है। ये कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं इस प्रकार के। तो मेनली ये क्या करेंगे? उपयोगिता क्यों है? जागरूकता बढ़ाने के लिए, सक्रिय भागीदारी के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, सामुदायिक सहयोग के लिए, व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए, नेतृत्व कौशल, क्योंकि समूह में नेतृत्व होता है, स्थायी बदलाव के लिए, संवेदनशीलता में वृद्धि, तो ये प्रेरणादायक कार्य और सामाजिक प्रभाव। ये जितने पर्यावरण शिक्षा के तुम्हारे उद्देश्य हैं ना, वो आधे उसमें लिख देना और बाकी मन से लिख देना कि एक समूह क्या कार्य कर सकता है। ज्वलंत परिस्थितियों समस्या में आपको बता दूँ क्या होता है भैया। तो ये वे समस्याएं होती हैं जो तत्काल और गंभीर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र स्वास्थ्य को। अब ये मुझे बताओ, जो ज्वलंत परिस्थितियां होती है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये क्या होती है? समस्या होती है जिनका अभी तक पूर्णतः समाधान नहीं किया गया है।
ठीक है। और ये किसको प्रभावित करती है, ये पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता की हानि, ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इन 3 का लिखना, ये तीनों लिखना ही है, ठीक है। कि मेनली ये जो होती हैं ये समस्याएं क्या करती हैं, पर्यावरण असंतुलन, जैव विविधता की हानि और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, ठीक है। समस्याओं की बात करें जैसे जलवायु परिवर्तन, है ना, वनों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा क्षति, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, ऊर्जा संकट, अत्यधिक शहरीकरण, ये सब ज्वलंत परिस्थितियां हैं, ठीक है, जिन पे अभी पूर्णतः समस्या मतलब जो समाधान इनका नहीं खोजा जा चुका है, ठीक है। समस्या समाधान गतिविधियां हैं दी हैं ये जलवायु परिवर्तन में, जैसे आप कैसे कर सकते हो, जैसे जलवायु परिवर्तन की कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, वृक्षारोपण करो, वनों की कटाई हो रही है तो वन संरक्षण कानून बनाओ, स्थायी वानिकी प्रथाएं बनाओ, ठीक है। ये अपने हिसाब से अपन लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मूल्यांकन अपना लास्ट टॉपिक आ गया है। हो गए यार 30 घंटे हो गए, ठीक है, मतलब आधे घंटे के ऊपर पहुँच ही गई है वीडियो भी, ठीक है। मूल्यांकन लास्ट टॉपिक है हमारा। मूल्यांकन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। मूल्यांकन भैया एक प्रक्रिया है, अभी पिछले 2 विषयों से मैं आपको बता ही रही हूँ। इसमें नॉर्मली हम ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, प्रगति का आकलन करते हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान है, बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं, ठीक है, बच्चे की प्रगति क्या है, राइट। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों की शिक्षा और विकास को समझने में मदद करता है कि छात्र की प्रगति आखिर कितनी हुई है, ठीक है, हम उसमें कितना वांछनीय परिवर्तन कर चुके हैं या किसकी ज़रूरत है उसको, राइट। तो पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक होता है और एक योगात्मक होता है। संरचनात्मक दिमाग में लेके चलो, जैसे सीसी ही होता है ना, वो संरचनात्मक होता है, ठीक है, और समेटिव जो होता है ना वो लास्ट वाला होता है, ठीक है। देखो अब जैसे अपन देख लेते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, दिख रहा है। संरचनात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान, उसके दौरान नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है भैया, समझ को सुधार सके बीच बीच में। जैसे अगर आपका देखो फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच है तो अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपके शॉट ठीक नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी मतलब सर्विस ठीक नहीं जा रही है तो आप उस समय जो सुधार करोगे आप इसके सुधार कर सकते हो ताकि फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सको। तो ये जो आधे सुधार होते हैं, जो पहले प्रैक्टिस में जो सुधार होते हैं, दैट इज़ द फॉर्मेटिव मूल्यांकन। आ गया समझ में, ठीक है। तो लगातार फीडबैक प्रदान करना होता है इसमें, जैसे हम प्रश्नोत्तरी होगी, पर्यावरणीय अवधारणाओं पर छोटी प्रश्नोत्तरी नियमित रूप से कक्षा में अपन पूछ सकते हैं। असाइनमेंट हो गया है, ठीक है, असाइनमेंट जैसे अपने वनों की कटाई पे प्रभाव लघु निबंध या प्रेजेंटेशन दो, तो ये असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों को दिए जाते हैं, जिससे अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली असाइनमेंट्स जो होते हैं उनको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी वो अपने हमारे काम आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब लाभ देखिए, इससे क्या लाभ होगा, त्वरित फीडबैक मिलता है, ठीक है, सुधारात्मक होती है, शिक्षकों को छात्रों की कमजोरी और शक्ति पहचानने या अपनी इसमें शिक्षकों को ये होगा कि छात्र का मूल्यांकन करेंगे, इसके साथ ही शिक्षक खुद की शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन करते हैं कि उनकी शिक्षण विधियाँ उस बच्चे के लिए कारगर साबित हो रही है या नहीं, तो शिक्षक भी दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं कि इसे व्यवस्थित करने और समय पर फीडबैक देने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, मतलब हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो सुधार सके, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव मूल्यांकन किसको बोले गए, योगात्मक मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया में अंत में छात्रों की समग्र प्रगति और उपलब्धि का आकलन करता है। इसका उद्देश्य क्या है, छात्र की गुणवत्ता और उसकी अंतिम समझ का मूल्यांकन करना कि भैया को मेरे कितने समझ में आया है, ठीक है। उदाहरण के लिए अंतिम परीक्षा हो गई, फाइनल प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। इससे क्या लाभ होगा, समग्र उपलब्धि का लाभ होगा कि भैया हमने तो जितना सिखाया फाइनल मैच में उसने क्या दिया है अपने को, यह छात्रों की और शिक्षक दोनों की जो है उसकी समीक्षा करता है कि शिक्षक कितना सफल हुआ है, छात्रों की कितनी प्रगति हुई है, ठीक है। इसमें क्या चुनौती हो सकता है, यह छात्र को उच्च दबाव डाल सकता है, डालता नहीं है तुम्हारे ऊपर, बस एक लास्ट पेपर बचा है, फिर केवल परीक्षा के समय प्रदर्शन को दर्शाता है, ना कि पूरी शिक्षण अवधि के समय, यह उसकी चुनौती हो जाएगी, ठीक है। अंतर, इनका अंतर क्या है, पढ़ लें एक बार, देख लेते हैं, ये लास्ट ही है ना, ये देखो ख़त्म, वाह।
चलो अंतर पढ़ लेते हैं। उद्देश्य क्या है? नॉर्मली जो संरचनात्मक है वो सीखने की प्रक्रिया को सुधारता है, जबकि योगात्मक जो है वो समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। समय की बात करें तो शिक्षण के दौरान और लगातार होता है, और ये शिक्षण अवधि के अंत में होता है। उदाहरण की बात करें तो प्रश्नोत्तरी, ठीक है, या असाइनमेंट, कक्षा चर्चा हो गई, और इसका उदाहरण अंतिम चर्चा या फाइनल प्रोजेक्ट्स। फीडबैक का प्रकार नॉर्मली इसमें त्वरित होता है और सुधारात्मक होता है, उसमें अंतिम होता है, निष्कर्ष वाला होता है। फोकस की बात करें तो छात्रों की कमजोरी और सुधार क्षेत्रों की पहचान की जाती है इसमें, जबकि इसमें हम छात्रों की अंतिम उपलब्धि की पहचान करते हैं, ठीक है, कि उसने कितना पाया है और कितना खोया है। इस प्रकार संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों ही पर्यावरणीय शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे छात्रों की शिक्षा और विकास के विभिन्न पहलुओं का आकलन करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।